आज हम देखेंगे भारतीय कृषि और पशुपालन, जिसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुना गया है। इसमें से 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश की जो 55% आबादी है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पे निर्भर है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो कृषि जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना को अगर देखा जाए तो 1960 में हुआ था और उस टाइम उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अगला आपका है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पुडुचेरी में हुआ था। ठीक है, कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो पुडुचेरी तत्काल में, यानी कि 1974 में जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम पांडिचेरी था, वर्तमान में इसका नाम पुडुचेरी है। और कब हुआ था? तो 1974, यानी कि 14 वर्ष बाद। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1960 में और इसके 14 वर्ष बाद, ठीक है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से अगर देखा जाए तो 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो पूसा कैंपस है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास, एक पुस्तक का नाम है ये, भारतीय कृषि का इतिहास, और इसके लेखक कौन है? तो MS रंधावा जो है उनके द्वारा लिखा गया है भारतीय कृषि का इतिहास। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च हो जाएगा। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता, यानी कि वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है, अमेरिकी हैं, इनको विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है और किसके नाम पे है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पे बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारत में अगर हरित क्रांति देखा जाए तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1967-68 ईस्वी में। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ होती है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो देश के रूप में फिलीपींस है। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, उनका नाम है डॉक्टर विलियम गार्ड, और इनके द्वारा सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई। ठीक है, और सर्वाधिक जो प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो वो आपका गेहूं की फसल पे सर्वाधिक लाभ भारत में हरित क्रांति को मिला। अगला देखते हैं, अगर यूपी के स्तर में पूछा जाए कि भारत की हरित क्रांति का क्षेत्र कौन था, तो पश्चिमी यूपी माना जाएगा। ठीक है, गेहूं के औसत तापमान के लिए कितनी औसत तापमान होनी चाहिए? तो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो औसत तापमान होनी चाहिए गेहूं के लिए। और वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। गेहूं में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो ग्लूटिन प्रोटीन होता है जो वो गेहूं में पाई जाती है। गेहूं उत्पादन में अगर वैश्विक स्तर में देखा जाए तो चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में अगर भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो टिट्रिकम एस्टिवम जो है वो गेहूं का वनस्पतिक नाम है। और गेहूं की अगर कुछ मुख्य किस्में देखा जाए तो सोना, कल्याण, अर्जुन, ये गेहूं की मुख्य किस्में हैं। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो ये आपका हो जाएगा गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। गेहूं में अगर विटामिन से देखा जाए कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गेहूं में विटामिन B1, B2 और B6 पाया जाता है। गेहूं में एक रोग लगता है रस्ट रोग,
और वो किसके कारण होता है, तो कवक रोग के कारण होता है। रस्ट रोग किससे संबंधित है, तो गेहूं की फसल से संबंधित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका फसल देखेंगे मुख्य रूप से चावल की फसल है, ठीक है। तो चावल का वनस्पतिक नाम अगर देखा जाए तो ओराइजा सेटाइवा है, ठीक है। याद करने का ट्रिक क्या होगा, तो चावल को राइस कहते हैं और राइजा, ये देखिए राइजा इसके, ठीक है, वनस्पतिक नाम में स्वयं शामिल है, तो ओराइजा सेटाइवा कहते हैं। और चावल किस कुल का है, तो ग्रेमिनी कुल का है, और गेहूं और चावल भी दोनों ग्रेमिनी कुल के हैं। चावल में मुख्य रूप से देखा जाए तो 76% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन देखा जाए तो 6 से 7% और वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इसके पूर्व आपने गेहूं के लिए देखा था, तो गेहूं के लिए क्या था, तो गेहूं के लिए था आपका 10 से 25 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड जो औसत तापमान, और वर्षा जो था वो 50 से 75 सेंटीमीटर, किंतु इसके लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला देखते हैं, चावल को पालिश करने या ज़्यादा धोने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो ये आपका विटामिन B1 जिसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है, वो चावल के धोने पे नष्ट हो जाता है। धान में रोग लगता है, तो खैरा रोग जो है वो धान में लगता है, और किसकी कमी से, तो जस्ते की कमी से खैरा रोग लगता है। इसके पूर्व आपने गेहूं में देखा था, तो गेहूं में रस्ट रोग लगता है। जया, पद्मा, सोना, मधु, ये क्या है, तो ये धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान का प्रथम बौनी किस्म जो है वो IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है, ठीक है, अर्थात उसके बीज पहले उगाया जाता है, उसके बाद बीज को जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 20-21 दिन का, तो उसके बाद उसकी रोपाई होती है। पूसा 444 क्या है, तो ये बाजरे की एक प्रजाति है, पूसा 444। अगर पंतजीच 114 देखा जाए तो ये चना की एक प्रजाति होगी। अगला क्वेश्चन आपका है, तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। दलहनी फसलों की अगर बात करें तो दलहनी फसलों में सोयाबीन जो है वो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है सोयाबीन का, तो ये आपका मध्य प्रदेश में होता है, और जिसके कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर सोयाबीन की बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन का जो स्रोत है, ठीक है, शाकाहारी चीज़ों में अगर सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत देखा जाए तो वो किस में होता है, तो वो सोयाबीन में होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, इसको भी याद रखिए, दलहनी फसलों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, तो चना को दलहनों का राजा कहा जाता है, और दलहनों की रानी की बात जब आएगी तो वो आपका मटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौधों में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो पौधे ग्रहण करते हैं तो किस रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में वो ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना पौधों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें चने की पौध, ठीक है, खेती की जानी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है 2,4-D क्या है, तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो आम का वनस्पतिक नाम है। अगला आपका है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बागवानी से संबंधित हॉर्टिकल्चर अगर देखा जाए, और जब ओलोरीकल्चर की बात आएगी तो ये साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों और जंगलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है वृक्ष अथवा वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है तो पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों में मीठे होने का कारण क्या है, तो फलों में एक शर्करा पाई जाती है जिसको कहते हैं फ्रक्टोज शर्करा, जिसके कारण फल मीठे होते हैं। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन, ठीक है, फूलों का अध्ययन किया जाता है तो एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, और फूलों की जो खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अंगूर लता, अंगूर लता क्या है, तो अंगूर लता टमाटर की एक प्रजाति है। कल्याण क्या है, तो कल्याण पत्ता गोभी की, ठीक है, उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाना वाला प्रोटीन कौन है, तो मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन प्रोटीन पाई जाती है। तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, तो धान से संबंधित है। हरित बाली रोग किससे संबंधित है, तो ये आपका बाजरा हो जाएगा।
और अग्नि नीरजा रोग जो की बात जब आएगी तो ये सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और इसकी कब समय था? तो ये देखिए, इसका सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की जाती है। और ऑपरेशन फ्लड कब शुरू होता है? तो 1970 में, 5 वर्ष बाद शुरू होता है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसकी स्थापना 1965 में की गई, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है। आनंद गुजरात में स्थित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड से है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अभी आपने देखा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध की जो शुद्धता होती है वो किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। दूध में वसा मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्बर विधि जो है, ठीक है, गार्बर विधि है, उसके द्वारा दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। अगला आपका होगा, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 से 6.6 के बीच दूध का पीएच वैल्यू होता है। दूध का पास्चुराइजेशन, ठीक है, लुई पास्चर द्वारा की गई थी। और इसकी प्रक्रिया पूछ लेती है एग्जाम में, ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो देखिए, पास्चुरेशन प्रक्रिया जो है वो दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले गर्म किया जाता है 30 मिनट तक, ठीक है, और उसके बाद इसको बहुत ही कम समय में ठंडा कर लिया जाता है, जिसको दूध का पास्चुराइजेशन कहते हैं। अगला देखते हैं आपको, दूध का रंग सफ़ेद। तो दूध में एक केसीन प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। किंतु आपने देखा होगा गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला होता है। तो दूध में केसीन प्रोटीन के साथ साथ गाय के दूध में कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। दूध में अगर मीठापन की बात करें तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जिसके कारण दूध मीठा होता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। और दूध से दही जब बनती है तो किसके कारण बनता है? तो एक बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, उसको नाम दिया गया है। तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमने में महत्वपूर्ण सहायक के रूप में बैक्टीरिया। चाय में कौन सी पाई जाती है? तो चाय में थीन पाई जाती है। कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है, ठीक है। कॉफ़ी में ये देखिए, कॉफ़ी में कैफीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है, अरेबिका और रोबेस्टा क्या है? तो रोबेस्टा और अरेबिका क्या है? तो कॉफ़ी की किस्में हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आपका है, चाय बोर्ड कहाँ पे है? तो चाय बोर्ड आपका कोलकाता में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में स्थित है। और तंबाकू बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुंटूर में स्थित है। गुंटूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, चाय में लाल रस्ट रोग, ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो हरे शैवालों के कारण होता है। ये अभी आपने जो देखा, चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड और तंबाकू बोर्ड, इसको मिलान के लिए आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीसीएस, यूपीआरओ, आरओ इन सब का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। मिलान दे देगा कि कौन सा बोर्ड कहाँ स्थित है और मिलान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे देखो, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण आंदोलन से संबंधित है। और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो इसका देखो, चिपको आंदोलन के अगर प्रणेता देखा जाए तो वो आपको कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसको ध्यान रखिए कि चिपको आंदोलन और कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चमोली में। और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। इन 3 चीज़ को तो विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका होगा, रेशम के कीटों को कोनून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कपास तथा जूट क्या है? तो रेशेदार फसलें हैं। जूट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है।
भारत में अगर जूट देखा जाए, जूट के उत्पादन में, तो जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी में है, यानी कि पहले स्थान पे है, तो वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं आपका, कॉफी, चाय, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि क्या है, तो ये सारी जो फसलें हैं ये नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। आलू क्या है, तो आलू एक प्रकार का तना है, ठीक है। और आलू का संबंध जो है वो किस कुल से है, तो सोलेनोसी कुल से है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ होती है, तो दक्षिण अमेरिका का पेरू एक देश है, वहाँ से आलू की उत्पत्ति होती है। और आलू में कौन सा रोग लगता है, तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है वो किसकी कमी से लगता है, तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल है, तो नारियल कैसा फसल है, तो रेशेदार फल है, और इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा, तो इसका वनस्पतिक नाम आपका होगा कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा नारियल का वनस्पतिक नाम है। अगला आपका क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्व, तो 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि जो है, ठीक है, कुनैन, वो किससे प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। किसके लिए है, तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, दालचीनी जो है, ठीक है, वो किससे प्राप्त होती है, तो पौधों की छाल से प्राप्त होती है दालचीनी। और दालचीनी क्या है, तो दालचीनी एक मसाला है। हल्दी तथा जूट जो है वो तने से प्राप्त होती है। इसके पूर्व आपने देखा था आलू, आलू भी किससे प्राप्त होता है, कहाँ देखा था आपने, तो आलू अभी आपने देखा था, आलू ये है आपका, आलू तने से प्राप्त होता है। आलू के साथ साथ क्या हो गया, तो आलू के साथ साथ हल्दी और जूट हो गया, जो किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। लौंग की अगर बात करें, तो लौंग जो पुष्प कलिका होती है उससे प्राप्त हो जाता है। उस पुष्प कलिका को सूखने के बाद लौंग के रूप में उसका उपयोग होता है। कपास के जो रेशे हैं वो पौधों के फल से प्राप्त होते हैं। और कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो ये मुंबई में हो जाएगा। गुलाबी कीट क्या है, तो गुलाबी कीट का संबंध किससे है, तो कपास से संबंधित है। गांधी कीट की जब बात आएगी तो धान से संबंधित होगा। और मशरूम क्या है, तो मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो जो सोयाबीन होती है उसमें 46% प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन का उत्पत्ति अगर देश पूछा जाए तो जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो चीन में होती ही है सोयाबीन की उत्पत्ति। सोयाबीन के बाद अगर बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा सेकंड नंबर पे मूंगफली, जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाएगा। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन तथा पिसी कल्चर की जब बात आएगी तो मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। एपी कल्चर के अंतर्गत किसका होता है, तो मधुमक्खी पालन होता है। और पिसी कल्चर मत्स्य पालन होता है। नेक्स्ट आपका है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम उद्योग से। तथा जब विटीकल्चर की बात आएगी तो ये आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। ये सारे याद कर लेना, एपी कल्चर, पिसी कल्चर, सेरीकल्चर और विटीकल्चर। और हार्टिकल्चर जो आ जाएगा बागवानी से, तो उसको भी आप याद करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र की जब बात होगी तो वो ताइवान में है। और धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है वो कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। और इसी फिलीपींस में विश्व में प्रथम बार हरित क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की जब बात आएगी तो ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा झांसी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई जो है वो कुओं नलकूपों से विशेष रूप से होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत में सिंचाई जो सर्वाधिक मात्रा में किससे होती है, तो वो आपका हो जाएगा नलकूप से। लगभग 60% सिंचाई देश की नलकूपों से होती है। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है, तो ये मूंगफली की फसल से संबंधित है टिक्का रोग। वंचित टाप रोग किससे संबंधित है, तो ये केले की फसल से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण का लाल होता है। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला आपका क्वेश्चन होगा, अल्फांसो और आम्रपाली ये क्या है, तो आम की प्रजातियां हैं, ठीक है। दशहरी,
अल्फांसो, आम्रपाली, ये सारा क्या है? तो आम की प्रजातियां हैं। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है, ठीक है। और ट्रिट्रिकेल जो क्या है, ये गेहूं राई तथा पोमैटो जब आएगा तो ये किसका है? टॉम टैटो यानी कि आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिट्रिकल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम स्वीडन में हुई, ठीक है, ट्रिट्रिकल। और ये क्या है? तो गेहूं राई से संबंधित है, ये उनका संकर क्रॉस है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? तो वो आपका हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत में कौन सा कपास तैयार किया गया था? तो बीटी कॉटन का संबंध इसी से है। गन्ना का लाल सड़न रोग जो है, रेड डार्ट है, वो किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। जबकि मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज हो जाएगा। और गन्ने में लाल सड़न रोग यानी कि रेड रास्ट रोग जो होता है गन्ने में, वो किसकी कमी के कारण? तो फफूंदी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नींबू में डाई बैक तथा लिटिल लीफ रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 1978 ईस्वी में अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो ये आपका राजस्थान राज्य में किया गया था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को लागू की गई थी सर्वप्रथम, ठीक है। सबसे पुराना अगर फल देखा जाए तो वो आपका खजूर हो जाएगा। बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। किस फसल को गरीबों का मेवा कहा जाता है? तो ये आपका बेर हो जाएगा। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। फलों का राजा आम को कहा जाता है। और अगर रानी की बात आएगी, फलों की रानी, तो वो आपका लीची हो जाएगा। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मक्का को अनाज की रोटी, ठीक है, अनाज की रानी यानी कि मक्का को क्या कहा जाता है? तो अनाज की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, कृत्रिम रेयान जो है वो क्या कहलाता है? तो वो सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका चीन हो जाएगा। डॉक्टर बीपी पाल जो है, ठीक है, वो भारत में क्या है? तो गुलाब का पिता इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर बीपी पाल को कहा जाता है। अगला देखते हैं आपका, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो आपका बेंगलुरु में स्थित है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बागवानी किसके अंतर्गत आती है? तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये नामकुर रांची में स्थित है। और जो चूड़ियाँ बनती हैं उसके लिए लाख का उपयोग किया जाता है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। जब पीली क्रांति की बात आएगी तो ये पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अट्टा उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। बादामी क्रांति बात आएगी तो बादामी क्रांति आपका मसाला से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति आपका पेट्रोलियम से होगा। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से होगा। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से है, ठीक है। तो ये सारी क्रांतियां आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वनडे एग्जाम में सीधा एक क्रांति दे देगा और उसका संबंध पूछ लेगा। आरओ एआरओ यूपी पीसीएस एग्जाम, बिहार पीसीएस एग्जाम, इन सब में क्या करता है? 3-4 क्रांतियां दे देगा और उसके सामने संबंध देगा किससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपका शिमला में हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और भारत का बगीचा यानी कि बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये आपका कपूरथला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ को चावल अथवा धान का कटोरा कहा जाता है तथा उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक, ठीक है, प्रमुख राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जब चीनी उत्पादन की बात आएगी तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। पंजाब जो है वो भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है? तो इसको हरियाणा को कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा के नाम से जाना जाता है। अंगूर का बगीचा का संबंध किससे है? तो नासिक से है। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो जंजीबार जो है उसे लौंग का द्वीप कहा जाता है। मसालों का बगीचा
तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र जो है वो भारत में चावल का कटोरा का क्षेत्र कहलाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है तथा इसे क्या कहा जाता है, तो प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र की पद्धति अपनाई जाती है, अर्थात गेहूं या धान की फसल उगाई जाती है या खेत में नाइट्रोजन की कमी होने पर दलहनी फसलों की खेती की जाती है, तो उससे क्या बनती है, तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहते हैं, तो इसको स्टोमा या रंध्र कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपका होगा, वृक्षों का मृत काष्ठ को क्या कहते हैं, तो इसको हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो कहाँ उगता है, तो खारे पानी के जल में उगता है, समुद्री जल यानी कि जल में मैंग्रोव की उत्पत्ति के लिए विशेष रूप से सहायक है। अगला आपका देखते हैं, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो कौन सा है, वो आपका थाइलोफाइटा हो जाएगा। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस जो है वो सरसों का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई विशेष रूप से याद रखना 1982, ठीक है। और शिवरमन समिति की सिफारिश पे की गई थी नाबार्ड की स्थापना, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आपका हरियाली योजना। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना का संबंध किससे है, तो कृत्रिम वर्षा का संबंध वरुणा योजना का संबंध किससे है, तो कृत्रिम वर्षा से है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में लागू की गई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान का खाद कहा जाता है। नेक्स्ट होगा, वन शोध संस्थान कहाँ है, तो ये आपका देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ है, तो इज्जत नगर यानी कि बरेली में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर यानी कि बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 ईस्वी में कहा, तो बरेली यानी कि इज्जत नगर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है, ठीक है। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1 फरवरी 1991 को पशुपालन और दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ है, तो मथुरा में है, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो मथुरा में, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में हो जाएगा। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है, तो जमुनापारी जो बकरी होती है, ये बकरी की एक प्रजाति है, तो जमुनापारी जो बकरी होती है वो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। और जब भैंस की बात हो जाएगी तो मुर्रा भैंस द्वारा सर्वाधिक दूध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुबेलस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 7.2% जो है वो भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। महसाना, सुरती, जाफराबादी किसकी नस्लें हैं ये, तो ये भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है, ठीक है। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है, तो टी कप काऊ कहा जाता है। जबकि बकरी को क्या कहा जाता है, तो गरीबों की गाय क्या होती है, तो ये बकरी होती है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो केप्रा हिरकस जो है वो बकरी का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, केप्रा हिरकस। सानेन नस्ल जो स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ये किसकी है, तो ये बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन नस्ल की जो बकरी है उसको क्या कहा जाता है, तो दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से कहा तो स्विट्जरलैंड में। अगला आपका है
एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी बकरी को जर्सी कहा जाता है? तो एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस जो है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी हो? तो कांकरेन जो है वो गायों की सबसे अच्छी नस्ल हो जाएगी। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होती है, जबकि पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त होती है। देश भर में गाय की कितनी? 32 तथा भैंस की 7 नस्लें हैं, जबकि बकरियों की कितनी नस्लें हैं? तो 21 नस्लें बकरियों की हैं। बच्चा देने वाली जो गाय को डैम कहते हैं। ठीक है, बच्चों देने वाली गाय को क्या कहते हैं? तो डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि कितनी होती है? तो 310 दिन होती है, जबकि बकरी की गर्भावधि 150 दिन। ऊंट का गर्भावधि तो ये आपका हो जाएगा 365 से 400 दिन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग गाय से संबंधित है तथा भैंसों, गाय और भैंसों दोनों में होती है। कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग। रानीखेत का संबंध किससे है? तो मुर्गियों की एक वायरस से जनित रोग है। रानीखेत क्या है? तो रानीखेत एक रोग है और किससे होती है? तो ये मुर्गी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, और एक विषाणु होती है, और विषाणु का नाम क्या है? तो उसको भी देख लो, न्यू कैसल जो है रोग विषाणु है। अगला देखते हैं आपका, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गैलस डोमेस्टिकस जो है वो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। और मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? तो वो आपका 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन पाई जाती है, तो 12% प्रोटीन मुर्गी के अंडे में पाई जाती है। अगला आपका हो जाएगा सारंग। सारंग क्या है? तो सारंग मधुमक्खी की एक नस्ल है। मधुमक्खी के मधु में शर्करा कितनी होती है? तो 78% शर्करा होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम तो ओविस एरीज हो जाएगा। और भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? तो ये आपका 150 दिन हो जाएगा। सबसे पहले क्लोन स्तनधारी, ठीक है, सबसे पहले किस स्तनधारी का क्लोन बनाया गया? तो वो बनाया गया था भेड़ का, और उसका नाम क्या रखा गया था? तो डॉली रखा गया था। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ कौन सी है? तो मैरिनो भेड़ जो है वो सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो केनिस फैमिलरिस जो है वो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? केनिस फैमिलरिस। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 78 गुणसूत्र, ठीक है, पुरुषों में होती है, जब कुत्तों में होती है, जबकि पुरुषों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23, यानी कि 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र हो जाएगा पुरुषों में। बकरी का मांस जो है चेवन या मटन, तथा गाय के मांस को बीफ, हिरण के मांस को बेनिसन कहते हैं। ठीक है, हिरण के मांस को क्या कहते हैं? तो बेनिसन कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन या मटन कहा जाता है। अगला आपका है सुअर का मांस। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। ठीक है, टोम बर्थ या वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को क्या कहते हैं? तो ब्रॉयलर्स कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? तो ब्रॉयलर्स कहेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सारंग, मुर्गा और खैरा किसकी किस्में हैं? तो ये मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको खीस कहते हैं। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। मोती किससे निकाला जाता है? तो पिंक टेडा जंतु है उससे प्राप्त किया जाता है मोती। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, जबकि कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अमरबेल पूर्ण तना परजीवी पौधा होता है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसकी होती है? तो वो आपका हिरण हो जाएगा। और जंतुओं में शुतुरमुर्ग, ठीक, सबसे ज़्यादा स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसकी होगी? तो हिरण की होगी। और जंतुओं में अगर देखा जाए तो वो आपका शुतुरमुर्ग में होगी सबसे बड़ी आंख। मच्छरों का समूह को क्या कहते हैं? तो स्वार्म कहते हैं। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहते हैं। मछलियों का अध्ययन तो इक्तियोलॉजी के अंतर्गत मच्छियों का अध्ययन किया जाता है, तथा तितलियों के अध्ययन की जब बात आ जाएगी तो लेपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत होता है तितलियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मछलियां जो है वो पिसीज वर्ग में आती हैं।
मछलियों में श्वसन कैसे होता है? तो मछलियों में श्वसन गलफड़ों से होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग क्या है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एरेनियोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंडा का बाहरी खोल जो तथा शंख का कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, अंडा का बाहरी खोल और शंख जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये आपका था भारतीय कृषि और पशुपालन से संबंधित 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद।